हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल किताबी ज्ञान लाइब्रेरी में। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की, और ये है इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, पहले उसे देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी किताब की समझ अच्छे से मिल सके। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भाग 3 और 4 की। भाग 3 चैप्टर 1 लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाएं। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत गहरी सीख। डेल कार्नेगी ने एक किस्सा सुनाया जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया था। ये किस्सा प्रथम विश्व युद्ध के बाद का है। लंदन में एक प्रीति भोज रखा गया था। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे। उसी भोज में एक इंसान ने एक कहानी सुनाई और कहा कि उसमें जो लाइन थी वो बाइबल से है। लेकिन डेल कार्नेगी को पता था कि वो लाइन बाइबल से नहीं, शेक्सपियर से थी। उन्होंने तुरंत उस इंसान को सुधार दिया। सोचिए, वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, माहौल खुशनुमा है, लेकिन अचानक माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। वो इंसान अपनी बात पर अड़ गया, कार्नेगी अपनी बात पर अड़ गए। तभी पास में बैठे उनके पुराने दोस्त फ्रैंक डायमंड ने चुपचाप टेबल के नीचे से डेल को पैर मारा और कहा, छोड़ दो, क्या जरूरत है, उसे अपनी इज्जत बचाने दो। उस दिन डेल कार्नेगी को समझ आया, बहस जीतकर आप क्या हासिल करोगे? थोड़ा सम्मान, थोड़ी तारीफ, ईगो। लेकिन दूसरी तरफ आपने सामने वाले को क्या दिया? शर्मिंदगी, अपमान, चोट। आपकी नज़र में आप जीत गए, लेकिन उसकी नज़र में आप हार गए। और सबसे बड़ी बात, इंसान तब अपनी राय नहीं बदलता जब आप उसे गलत साबित करते हो, बल्कि तब बदलता है जब उसे खुद सोचने का मौका दिया जाए। बहस करके आप किसी को नहीं जीत सकते, जीत कर भी हार जाओगे। यही बात डेल कार्नेगी ने अपने पूरे अनुभव से सीखी। उन्होंने कहा कि मैं बहस करने का उस्ताद था। मैं कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीतता था, तर्क करना सिखाता था, और एक समय तो मैं बहस पर किताब लिखने की सोच रहा था। लेकिन फिर जिंदगी ने सिखाया कि दुनिया में बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका है बहस से दूर रहना। जैसे आप आग से बचते हैं, सांप से बचते हैं, वैसे ही बहस से बचो। 10 में से 9 बार क्या होता है, आप बहस करोगे, तर्क करोगे, सामने वाले को गलत साबित कर दोगे, वो इंसान आपके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके अहंकार, ईगो को चोट पहुंचाई है। भले ही आप सही हो, लेकिन क्या वो आपकी बात मानेगा? नहीं, बल्कि वो और जिद्दी हो जाएगा और अपने पुराने सोच में और ज़्यादा जकड़ जाएगा। और अगर वो बहस हार भी जाए तो उसके मन में क्या रहेगा? इसने मेरी बेइज्जती की। इंसान अपनी बात भूल सकता है, लेकिन कैसे महसूस कराया गया था वो कभी नहीं भूलता। इसलिए बहस करके हम सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, लेकिन कभी भी उसका दिल नहीं जीतते। अब सोचो, आपको क्या चाहिए? थोड़ी देर के लिए ईगो की जीत, या सामने वाले का दिल जीतना? सच्ची जीत वो है जिसमें सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। और वो तभी होता है जब आप उसकी इज्जत करते हो, उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे खुद सोचने का मौका देते हो। डेल कार्नेगी ने कहा, बहस मत करो, सम्मान दो, प्यार दो, क्योंकि तर्क से लोग नहीं बदलते, प्यार और समझ से बदलते हैं। बहस से आप कभी किसी को अपना नहीं बना सकते। सीधा और साफ फॉर्मूला है, बहस जीतोगे तो दिल हारोगे, दिल जीतना है तो बहस छोड़ दो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, माने, तो कभी बहस मत करो। उसे सम्मान दो, उसे अपनी बात रखने दो, और जब वो सुनेगा तो दिल से सुनेगा। अगर आपको ये बातें सीखने में मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चैप्टर 2। क्या आप जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के सबसे ज़्यादा सफल इंसानों में गिने जाने वाले थियोडोर रूजवेल्ट का मानना था कि अगर वह सिर्फ 75% मामलों में भी सही रहें तो वो अपनी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सोचिए, जब इतना बड़ा इंसान भी ये मानता था कि वह हर बार सही नहीं हो सकता, तो हम और आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम हमेशा सही होंगे? और अगर हम 56% मामलों में भी सही नहीं हो पाते, तो फिर हमें दूसरों को गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, जब कोई आपको गलत कहता है तो क्या आप उसकी बात तुरंत मान लेते हैं? नहीं ना, उल्टा बुरा लगता है, दिल को चोट पहुंचती है, क्योंकि किसी को गलत कहकर आप उसके अहंकार, उसके सम्मान, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। और यही वजह है कि वो आपकी बात सुनने के बजाय आपसे लड़ने को तैयार हो जाता है। याद रखिए, कभी किसी को गलत कहकर खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करिए। ऐसा करने से सामने वाला आपकी बात कभी नहीं मानेगा। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था, बहुत समझदार, होशियार, लेकिन एक कमी थी, उसे लोगों की गलतियां निकालने की आदत थी। वो अक्सर कहता, तुम गलत हो, और हर बार यही होता, लोग उसकी बातें सुनने से इनकार कर देते, उल्टा उससे झगड़ने लगते। राहुल परेशान था, मैं तो सच बोल रहा हूँ, फिर भी लोग क्यों नाराज होते हैं? लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आया कि अगर कोई उसे गलत कहेगा तो उसे भी बुरा लगेगा। और उसी दिन से राहुल ने दूसरों को गलत कहना बंद कर दिया।
अब वो लोगों की कमियां नहीं निकालता, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करता है, उनके अच्छे कामों की तारीफ करता है, उनका हौसला बढ़ाता है। क्योंकि एक सच उसने जान लिया था, कभी किसी को कुछ सिखाया नहीं जा सकता जब तक वो खुद सीखना न चाहे। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने, तो दूसरों के नज़रिए का सम्मान करिए। कभी किसी से मत कहिए कि आप गलत हैं, बल्कि कहिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, चलिए इसे एक और नज़रिए से देखते हैं। बस यही तरीका है लोगों को प्रभावित करने का, दिल जीतने का और रिश्ते बनाने का। चैप्टर 3, क्या आप जानते हैं, कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक फैसला या तो आपकी जिंदगी बना सकता है या बर्बाद कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं, जिसमें एक चोरी थी, एक पुलिसवाला था, एक भूखा बच्चा था और एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ एक बात से उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल दी। सर्दियों की सुबह थी, सड़क पर धुंध छाई हुई थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं और वहीं फुटपाथ के कोने में बैठा था राहुल। उम्र करीब 12 साल, बदन पर फटे पुराने कपड़े, आंखों में भूख और मायूसी का समंदर। 3 दिन से पेट में कुछ नहीं गया था। पास से गुजरते लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। तभी उसकी नज़र सामने दुकान पर एक ब्रेड के पैकेट पर पड़ी। बस ये मिल जाए, आज पेट भर जाएगा। धीरे से उसने ब्रेड उठाई और जैसे ही मुड़ा, पीछे से आवाज आई, रुक जा, चोरी करता है, पकड़ो इसे। दुकानदार चिल्लाया और एक पुलिसवाला उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अब राहुल भाग रहा था और पीछे पीछे पुलिस। लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे। चोर, पकड़ा गया चोर। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मैं चोर नहीं हूं, भूखा हूं, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। भागते भागते वो एक मोड़ पर गिर पड़ा। अब पुलिसवाला उसके ऊपर खड़ा था। चल, सीधे थाने चल, राहुल कांपते हुए बोला। हाँ, मैंने चोरी की, लेकिन भूख लगी थी, बस एक बार माफ कर दो। तभी वहां एक आवाज गूंजी, रुको, जरा बात सुन लो। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां खड़ा था, सफेद बाल, आंखों में गहराई, चाल में शांति। नाम था मल्होत्रा साहब, शहर के जाने माने रिटायर्ड प्रोफेसर। उन्होंने पुलिसवाले से कहा, क्या तुम्हें पता है ये लड़का क्यों चोरी कर रहा है? पुलिसवाला गुस्से में बोला, अरे चोरी तो चोरी है साहब, नियम तो नियम है। मल्होत्रा साहब मुस्कुरा कर बोले, तुम नियम का पालन कर रहे हो, मैं इंसानियत का। फिर उन्होंने राहुल से पूछा, सच सच बता बेटा, किया या नहीं? राहुल ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ, मैंने किया, मुझे भूख लगी थी। मल्होत्रा साहब ने उसकी आंखों में देखा, वहां झूठ नहीं था, सिर्फ भूख और शर्मिंदगी। उन्होंने पुलिस से कहा, अगर ये झूठ बोलता तो मैं खुद कहता, ले जाओ इसे। लेकिन जब कोई अपनी गलती स्वीकार कर ले तो उसे दंड नहीं, मदद मिलनी चाहिए। पुलिसवाले ने गहरी सांस ली, गुस्सा कम हो चुका था। ठीक है साहब, आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। मल्होत्रा साहब ने राहुल का हाथ पकड़कर उसे उठाया। चलो बेटा, पहले पेट भरो। पास के ढाबे में ले गए, भरपेट खाना खिलाया और फिर बोले, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुम चोरी नहीं करोगे, मेहनत करोगे, स्कूल जाओगे और एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, आप भगवान हैं। आज वो राहुल शहर का बड़ा शेफ है, अपना खुद का होटल चलाता है। कभी जिसने ब्रेड चोरी की थी, आज सैकड़ों लोगों को रोज खाना खिलाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। गलती मान लेना आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि वही तो आपको बड़ा बनाता है। ईगो छोड़ो, सच बोलो, गलती स्वीकार करो, यहीं से असली सफलता की शुरुआत होती है। चैप्टर 4, मान लो अगर आप किसी इंसान को गुस्से में कोई बात कह रहे हैं तो क्या वो आपकी बातों से सहमत होगा? नहीं ना। तो जब भी हमें किसी को कोई बात मनवानी या समझनी हो तो हमें उसे प्यार से कहना चाहिए। गुस्से में कहने से अगला इंसान भी हमारी बातों से सहमत नहीं होता, वो भी अपने सम्मान की फिक्र करता है, उसे भी महसूस होता है कि उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा हो। ऐसे में आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात माने? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राकेश एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसके नीचे कई लोग काम करते थे। उनमें से एक था मोहन। मोहन थोड़ा सीधा साधा, गरीब परिवार से था। काम करता था, लेकिन कई बार गलती कर बैठता था। एक दिन मोहन से एक बड़ी फाइल में गलती हो गई। राकेश गुस्से से तमतमा गया। ऑफिस में सबके सामने चिल्लाया, तू कभी सुधर नहीं सकता, तुझसे काम नहीं होता तो छोड़ क्यों नहीं देता नौकरी? मोहन की आंखों में आंसू आ गए, कुछ नहीं बोला, सिर झुका लिया। कुछ देर बाद राकेश के दोस्त ने उसे समझाया, यार तू सही था लेकिन तरीका गलत था। कभी कभी प्यार से कहने से इंसान गलती सुधारता है, न कि गुस्से से। राकेश ने अपनी गलती समझी। शाम को ऑफिस बंद होने पर वो मोहन के पास गया। चाय की दुकान पर दोनों बैठे। राकेश ने कहा, देख मोहन, मैं तुझे गुस्से में बहुत कुछ कह गया। सच कहूं तो मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, बस चाहता हूं कि तेरा काम अच्छा हो ताकि तेरा भविष्य अच्छा बने। अगली बार बस थोड़ा ध्यान रखना।
मोहन की आंखों से आंसू निकल आए, मगर इस बार वो आंसू गम के नहीं थे, ये विश्वास के आंसू थे। उस दिन के बाद मोहन ने कभी वो गलती नहीं दोहराई। वो बेहतर बनता गया। और राकेश अपने ऑफिस में एक इंसाफ पसंद और दयालु अफसर के तौर पर जाना जाने लगा। तो देखा आपने किस तरह जब प्यार से या दोस्ती के अंदाज में बात करी जाए तो सामने वाला भी हमारी बातों से सहमत हो सकता है। चैप्टर 5। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको पहले उन बातों के बारे में बात करनी चाहिए जिसमें आप दोनों सहमत हों, और उन्हीं बातों पर और ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि सामने वाला आपकी बातों को न सिर्फ सुने बल्कि आपकी बातों पर और ज़्यादा सहमति दिखाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप सामने वाले से ऐसी बात कर लेते हैं जिसमें वह सहमत नहीं है तो फिर उसके बाद वो आपकी बातों को मानना नहीं चाहेगा। जब कोई किसी बात के लिए मना करता है तो उसका पूरा शरीर उसके लिए तैयार हो जाता है, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वह अपनी बात पर अड़ा रहना चाहता है, यानी अपने इनकार करने पर। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब कोई काम की बात किसी को मनवानी हो तो उससे उस बात के लिए हाँ हाँ बुलवाना चाहिए ताकि वह आपकी ज़्यादातर बातों को मान ले। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल LIC में काम करता था। वो सेल्स तो करता था, लेकिन दूसरे लोगों की तरह ज़बरदस्ती या भावनात्मक दबाव नहीं डालता था। उसे पता था लोग जब तक खुद ना चाहें कोई चीज़ नहीं खरीदते। उसे अपने ही मोहल्ले के मनोज से पॉलिसी बेचनी थी, लेकिन मनोज हर बार मना कर देता। कभी कहता अभी टाइम नहीं है, कभी कहता सोचूंगा। राहुल मुस्कुराता रहा। उसे पता था कि सीधा बोलेगा तो मनोज भागेगा। उसे मनोज के दिल से हाँ बुलवानी है। एक दिन वो मनोज के पास गया। बातचीत हल्की फुल्की शुरू हुई। फिर राहुल ने कहा, भाई तुझे अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा चाहिए न? मनोज बोला, हाँ। राहुल फिर बोला, और तू ये भी चाहता है न कि अगर तेरे बाद कुछ हो जाए तो तेरे परिवार को परेशानी न हो? मनोज अब थोड़ा गंभीर हो गया। हाँ ये तो सही है। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, और LIC जैसी कंपनी तो तुझे पता ही है कितने सालों से भरोसे पर चल रही है ना? मनोज ने कहा, हाँ वो तो है। अब राहुल चुप हो गया। मनोज खुद सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद राहुल ने बस इतना पूछा, तो फिर सोच, अगर तू अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना चाहता है तो तुझे क्या करना चाहिए? मनोज ने खुद ही जवाब दिया, तो फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। राहुल ने कोई दबाव नहीं बनाया, कोई स्कीम समझाने का ड्रामा नहीं किया, बस कहा, भाई तू जिम्मेदार बाप है, बाकी फैसला तेरा। मनोज थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, ठीक है राहुल, कर दे पेपर तैयार। जिसने मना किया था वही अब खुद कह रहा था, कर दे पेपर तैयार। पॉलिसी राहुल ने नहीं बेची थी, मनोज ने खुद खरीदी थी। तो देखा आपने दूसरों से हाँ निकलवाकर आप कैसे अपना काम पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 6। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज़्यादातर लोग बातचीत में खुद ही बोलते रहते हैं? हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी राय को माना जाए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। कभी आपने किसी को ऐसे देखा है, वो सामने वाले की बात काटता जाता है, नहीं नहीं मैं बताता हूँ असल में क्या है, तुम गलत समझ रहे हो, असल में ऐसा है। अब सोचिए, जब कोई आपकी बात बार बार काटता है तो कैसा लगता है? क्या तब आप उसकी बात मानना चाहेंगे? नहीं, उल्टा अंदर से एक आवाज़ आती है, इसको क्या पता मेरी बात, इसे तो बस खुद बोलना है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार की बात है, राजीव एक बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए अपने दोस्त मोहित के पास पहुंचा। राजीव चाहता था कि मोहित उसकी नए बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करे, लेकिन जैसे ही मोहित ने अपनी राय देना शुरू की, राजीव बीच में टोकता गया, अरे नहीं, तुम समझ नहीं रहे, मेरा आइडिया बहुत दमदार है, सुनो ना, पहले मेरी बात पूरी होने दो, तुम्हारा नज़रिया पुराना है। धीरे धीरे मोहित का चेहरा उतर गया, वो चुप हो गया और आखिरी में बोला, राजीव अभी रहने दो, मुझे सोचने दो। डील वहीं खत्म हो गई। लेकिन अब देखो दूसरी तरफ की कहानी। संदीप, जो राजीव का दोस्त था, उसने वही आइडिया एक और इन्वेस्टर के सामने रखा, लेकिन उसने कुछ अलग किया। वो बस सुनता रहा, सामने वाला बोलता रहा, कभी सहमत कभी असहमत। संदीप बीच में बस सिर हिलाता रहा, मुस्कुराता रहा और सुनता रहा। और फिर क्या हुआ? आखिरी में वही आदमी बोला, संदीप मुझे लगता है तुम्हारे आइडिया में बात है, चलो मिलकर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि संदीप ने उसे बोलने दिया। लोगों को बोलने दो, दिल खोलकर बोलने दो, क्योंकि जब वे बोलते हैं तो उनका दिल हल्का होता है और उन्हें लगता है कि इसने मेरी बात सुनी है, अब मैं इसकी भी सुन सकता हूँ। लोग तर्क से नहीं बदलते, भावनाओं से बदलते हैं। और सबसे बड़ी भावना है सम्मान। जब आप सामने वाले को बोलने का सम्मान देते हैं तभी वो आपको भी अपनी राय में जगह देता है। अब सोचिए, अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें, क्या आप भी उसे पूरा बोलने देंगे? क्या आप भी खामोशी के साथ सुनने की ताकत अपनाएंगे? याद रखिए, अगर जीतना है तो सामने वाले को जीतने का एहसास कराओ, बस सुनो और मुस्कुराओ। चैप्टर 7। इंसान को अपने खुद के आइडिया पर ज़्यादा यकीन होता है क्योंकि वो उसकी अपनी सोच होती है। अगर कोई दूसरी सलाह आ जाए तो हम उसे बाहर से आई चीज़ समझते हैं।
लेकिन जब वही बात हमारे अपने दिमाग में जन्म लेती है तो हम उसे अपना सपना, अपना मिशन मान लेते हैं। चलिए इसी बात को एक कहानी के जरिए इमोशन के साथ समझते हैं। राहुल की एक छोटी सी दुकान थी। वह हमेशा सोचता रहता कि उसकी दुकान ज़्यादा नहीं चल रही, ग्राहक आते तो हैं लेकिन खरीदारी कम करते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसका पुराना दोस्त विवेक उससे मिलने आया। विवेक अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसने राहुल की दुकान का मुआयना किया और तुरंत समझ गया कि गलती क्या है। लेकिन विवेक ने तुरंत सलाह देने की गलती नहीं की। वो राहुल के पास जाकर बोला, राहुल, मैं देख रहा हूं कि तेरी दुकान पर लोग आते तो हैं लेकिन जल्दी निकल जाते हैं। तुझे क्या लगता है, क्यों? राहुल थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर बोला, शायद मैं उनके लिए कुछ खास ऑफर या स्कीम नहीं रखता, या फिर दुकान में कुछ कमी होगी। विवेक मुस्कुराया, हाँ, हो सकता है। तू ही सोच, अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। राहुल ने गहरी सांस ली। शायद मैं कोई बाय वन गेट वन फ्री जैसी स्कीम निकालता, या कोई ऐसा ऑफर जिसमें लोगों को लगे कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब विवेक ने उसकी पीठ थपथपाई। देख, यह आइडिया तेरा ही है। अब सोच, तू इसे कैसे शुरू कर सकता है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसे लगने लगा कि यह आइडिया उसी का है। वही इस दुकान का मालिक है और वही इस दुकान को ऊपर ले जाएगा। अगले दिन से राहुल ने दुकान के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा दिया। आज से हर 500 रुपये की खरीद पर 50 रुपये का गिफ्ट फ्री। देखते ही देखते दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग आने लगे, खरीदारी करने लगे। कुछ दिनों बाद विवेक फिर दुकान पर आया। राहुल ने खुशी से कहा, भाई, वो आइडिया ना, कमाल कर गया। मेरे अंदर तो पहले से ही था, बस तेरा साथ मिल गया सोचने में। विवेक सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे पता था, उसने सिर्फ राहुल को आईना दिखाया था। तो देखा आपने, जब कोई विचार आपका अपना बन जाता है तो उसके लिए आप जी जान लगा देते हो। दूसरे के मुंह में आइडिया डालना आसान है, लेकिन उससे उस इंसान में ओनरशिप नहीं आती। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पूरी ताकत से काम करे तो उसे सोचने का मौका दो, महसूस करने दो कि यह उसका अपना आइडिया है। यही तरीका बड़े बड़े लीडर अपनाते हैं। सलाह देना अच्छा है, पर सबसे बड़ी सलाह यही है कि सामने वाले को अपनी सलाह तक खुद पहुंचने दो। और जब वो वहां तक पहुंचेगा तो वो सिर्फ बात नहीं मानेगा, वो दिल से मानेगा। चैप्टर 8। हम अक्सर दुनिया को अपनी ही नज़रों से देख रहे होते हैं। सामने वाला किस स्थिति में है या उसके साथ कौन कौन सी समस्या है उन्हें हम नहीं देखते, और सामने वाले के लिए एक राय बना लेते हैं। क्या इस तरह से राय बनाना सही है? आइए इसे समझते हैं। राहुल एक बहुत ही समझदार लड़का था। पढ़ाई में तेज, बोलने में असरदार और हर जगह उसकी तारीफ होती थी। लेकिन एक कमी थी उसमें, उसे लगता था कि वही हमेशा सही है। सामने वाला अगर उससे असहमत होता तो राहुल उसे या तो अनपढ़ समझता या फिर जिद्दी। उसे लगता था कि सबको वही समझाना है कि सही क्या है। एक दिन की बात है। राहुल के पिता गांव से शहर आए। बहुत खुश थे अपने बेटे को देखकर। शाम को दोनों टहलने निकले। रास्ते में एक गरीब बच्चा सड़क किनारे भीख मांग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर में चप्पल नहीं, बाल उलझे हुए। राहुल ने कहा, देखो पापा, ये लोग काम क्यों नहीं करते? मेहनत करें तो खाना मिलेगा। भीख मांगना आसान तरीका है इनका। पापा चुप रहे, मुस्कुरा दिए, फिर बोले, बिल्कुल, काम तो करना चाहिए। चलो एक जगह चलते हैं। राहुल हैरान था। पिता उसे पास के एक छोटे से इलाके में ले गए। वहां उसी गरीब बच्चे की मां थी, बीमार, बिस्तर पर पड़ी। बगल में छोटी बहन भूख से कराहती हुई। राहुल की आंखें भर आईं। उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। वो उसी भीख के पैसों से दवा खरीदने आया था। पिता ने धीरे से कहा, राहुल, जब तुम किसी के बारे में सोचो तो सिर्फ अपनी नज़र से मत देखो। कोशिश करो उसकी जगह खड़े होकर देखो। उस बच्चे की जगह खड़े हो जाओ। उसके जूतों में अपने पैर डालकर देखो। तब असली सच दिखेगा। राहुल चुप हो गया। पहली बार उसे समझ आया कि हर इंसान की एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। उस दिन राहुल ने सीखा कि दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखना मतलब सिर्फ सहानुभूति नहीं होती, बल्कि ईमानदारी से उनकी ज़िंदगी को समझना होता है। कभी कभी सामने वाला गलत नहीं होता, बस उसकी कहानी अधूरी होती है हमारे लिए। उसके बाद से राहुल जब भी किसी से असहमत होता तो सबसे पहले खुद से पूछता, क्या मैं उसकी जगह खड़े होकर सोच पा रहा हूँ? और यहीं से उसकी ज़िंदगी में असली बदलाव आया। जब आप किसी से बहस करें, जब किसी के फैसले पर सवाल उठाएं, तो पहले ईमानदारी से कोशिश करें कि उसकी नज़र से दुनिया को देखें। तब शायद आपको उसकी मजबूरी, उसकी भावना और उसके सच का पता चले। और यकीन मानिए, जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको सिर्फ समझदार नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान मानने लगते हैं। याद रखो, दूसरे इंसान की आंखों से दुनिया देखने का मतलब है अपने अहंकार को किनारे रखकर उसके दिल की आवाज़ सुनना। चैप्टर 9। क्या आपने कभी गौर किया है, ज़्यादातर रिश्तों में दरार क्यों आती है?
क्यों कई बार आप पूरी नीयत से किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन वो आपकी बातों से नाराज़ हो जाता है? क्यों? क्योंकि हम अक्सर उनकी इच्छाओं और विचारों के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। हम अपनी बात उन पर थोप देते हैं और यही गलती हर कोई करता है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से दूसरे इंसान के नज़रिए और उसकी इच्छाओं को समझ लें तो आप उस इंसान के दिल में एक खास जगह बना सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है अनिरुद्ध की, एक नौजवान लड़के की जो किताबों का दीवाना था। उसकी आदत थी हर किसी को वही किताब पढ़ने की सलाह देना जो उसे खुद पसंद थी। एक दिन वो अपने छोटे भाई रोहन को लेकर किताबों की दुकान पर गया। अनिरुद्ध कह रहा था, ये बुक पढ़, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, यही तो बेस्ट है। लेकिन रोहन चुपचाप दूसरी किताबें पलट रहा था। अनिरुद्ध ने झुंझलाकर कहा, अरे यार, मैं जो कह रहा हूँ वो कर, तुझे फायदा होगा। तभी उस दुकान का बूढ़ा मालिक धीरे से मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मैं छोटा था तो मुझे भी अपने बड़े भैया की पसंद की किताबें पढ़ने को मजबूर किया जाता था। लेकिन सच बताऊं, मैंने तब तक किताबों से प्यार नहीं किया जब तक मैंने खुद से अपनी पहली किताब नहीं चुनी। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, हर इंसान की अपनी मंजिल होती है, अपना रास्ता और अपनी पसंद। अगर आप उसकी पसंद को समझने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा। अनिरुद्ध चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि रोहन की अपनी सोच है, अपनी पसंद है, अपनी इच्छाएं हैं। उसने रोहन से कहा, तू बता, तुझे किस तरह की किताबें पसंद हैं? रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने जो किताब चुनी वो शायद अनिरुद्ध की पसंद की बुक नहीं थी, लेकिन उस दिन से दोनों भाइयों के रिश्ते में गहराई आ गई। क्योंकि अनिरुद्ध ने पहली बार रोहन के विचारों और इच्छाओं के प्रति सच्ची सहानुभूति दिखाई थी। दूसरे इंसान की इच्छाओं का सम्मान करना ही असली रिश्ता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी सुने तो पहले आप उनकी सुनिए। जब आप किसी की इच्छाओं के लिए जगह बनाते हैं तो वो आपके लिए दिल से दरवाज़ा खोलता है। दूसरे के नज़रिए से देखना मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए, यही असली इंसानियत है। कभी कभी दूसरे इंसान की बात सुनने में हम अपने अहंकार को हारता हुआ महसूस करते हैं, लेकिन वहीं से जीत की शुरुआत होती है। क्योंकि रिश्ते दिमाग से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी किसी की बात को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि वो आपकी पसंद से मेल नहीं खा रही थी? क्या आज आप अपने करीबी से बात करते वक्त उसकी इच्छाओं को महसूस करने की कोशिश करेंगे? याद रखिए, जब आप किसी की इच्छा की कद्र करते हैं तो आप उस इंसान की नज़रों में खुद की कीमत कई गुना बढ़ा देते हैं। चैप्टर 10। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों को बदलने की असली ताकत किसमें है? पैसे में, डर में, आदेशों में? नहीं, सच्ची ताकत होती है नैतिक भावनाओं में अपील करने में। जब आप किसी के अंदर की इंसानियत को जगा देते हो, जब आप उसकी अंतरात्मा से बात करते हो, तो वो इंसान आपके लिए वो कर गुजरता है जो शायद डर या लालच से कभी न करता। एक कहानी सुनाता हूँ। बचपन में एक बच्चा था, नाम था आरव। आरव स्कूल में गरीब बच्चों को देखकर अक्सर उन्हें तंग करता था। उसे ये समझ नहीं आती थी कि ये बच्चे अलग क्यों दिखते हैं, उनके कपड़े फटे क्यों हैं, वो पढ़ाई में पीछे क्यों हैं। एक दिन उसके स्कूल में एक नए अध्यापक आए। उन्होंने आरव को अकेले बुलाया और बस इतना कहा, बेटा, अगर तेरे जूते फटे होते और सब बच्चे तुझे चिढ़ाते तो तुझे कैसा लगता? आरव ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पहली बार उसने उन गरीब बच्चों की स्थिति को महसूस किया, सिर्फ समझा नहीं। उस दिन से आरव बदल गया। क्यों? क्योंकि उसके नैतिक भावनाओं को जगाया गया था। उसके अंदर की इंसानियत को अपील किया गया था। ये तरीका सबसे ताकतवर तरीका है किसी के दिल तक पहुंचने का। आप किसी से जोर जबरदस्ती से कुछ करवा सकते हो, लेकिन वो सिर्फ मजबूरी होगी। लेकिन जब आप किसी के दिल से बात करते हो, उसकी अंतरात्मा को पुकारते हो, तो वो काम खुशी से, गर्व से करेगा। लोगों को ये मत बताओ कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें ये महसूस कराओ कि ये करना क्यों जरूरी है। उन्हें वो आईना दिखाओ जिसमें वो खुद को उस जगह देखें जहां वो किसी की मदद कर सकते हैं या किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। चाहे आप एक लीडर हो, एक दोस्त, एक शिक्षक या सिर्फ एक इंसान। लोगों के नैतिक भावनाओं को अपील करना, यही है असली नेतृत्व, यही है असली इंसानियत। चैप्टर 11। कभी कभी न जिंदगी में हम सबके मन में एक आइडिया आता है, छोटा सा, सीधा साधा, शायद बहुत ही आम सा, लेकिन वही आइडिया जब आपके भीतर की आग से गुजरता है, जब उसमें आपकी भावनाएं घुल जाती हैं, जब उसमें आपकी हार, आपकी जीत, आपके आंसू और आपकी हंसी जुड़ जाती है, तो वही आइडिया कहानी बन जाता है। और कहानी में जान तब आती है जब वो नाटकीय बनती है। सुनील की कहानी सुनिए। सुनील एक साधारण लड़का था। उसके मन में एक ख्वाब था, गांव में बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोलूंगा। पर जब उसने ये बात सबसे कही तो लोग हंस दिए। लाइब्रेरी? किस जमाने में जी रहा है? यहाँ तो बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, पढ़ेगा कौन? सुनील कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने अपने आइडिया को नाटकीय बना दिया। उसने अपने गांव वालों के सामने खड़ा होकर कहा, क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी तरह मजदूरी करें जैसे हम करते आए हैं?
क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का बचपन भी सिर्फ खेतों और ईंट भट्टों में बीते? नहीं। भीड़ में से आवाज आई। तब सुनील ने कहा, तो फिर सुनिए, ये सिर्फ किताबों की अलमारी नहीं है, ये उस दरवाजे की पहली सीढ़ी है जिससे हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सकते हैं। ये लाइब्रेरी नहीं, ये सपनों का घर है। और अगर आज हम सबने मिलकर इसे खड़ा किया तो कल इसी गांव से अफसर भी निकलेगा और लेखक भी। अब ये सिर्फ लाइब्रेरी खोलने का आइडिया नहीं था, अब ये एक क्रांति थी। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक नाटक का मंच बन चुका था जिसमें हर गांव वाला एक किरदार था। और नतीजा, लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा किया, कुछ ने अपने घर की पुरानी किताबें दीं, बुजुर्गों ने कहा हम बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। सुनील का साधारण सा आइडिया अब गांव का मिशन बन चुका था। अगर आपके पास कोई आइडिया है, छोटा या बड़ा, तो उसे सिर्फ एक बात बनाकर मत पेश करो। उसे एक कहानी बनाओ, उसमें भावनाएं जोड़ो, लोगों को दिखाओ कि उनका किरदार उसमें क्या है, उनके डर, उनके सपने, उनके संघर्ष उस आइडिया से कैसे जुड़ते हैं। तब जाकर सिर्फ बातें नहीं बिकती, सपने बिकते हैं, क्योंकि लोग आइडिया नहीं खरीदते, लोग कहानियां खरीदते हैं। अपने आइडिया को नाटकीय बनाओ और दुनिया को अपने नाटक में शामिल कर लो। चैप्टर 12 कहते हैं ना, इंसान तब तक अपने पूरे सामर्थ्य पर नहीं पहुंचता जब तक कोई उसे चुनौती न दे। ये कहानी है आरव की। आरव एक छोटे शहर का लड़का था। सपने बहुत बड़े थे मगर हालात उतने ही तंग। एक छोटी सी नौकरी करता था और वहां भी बॉस हर रोज ताने मारता था, तुमसे तो कुछ बड़ा होने से रहा, यही छोटी मोटी नौकरी करते रहोगे पूरी जिंदगी। आरव चुपचाप सब सुनता रहता था। अंदर कहीं एक आग जल रही थी, लेकिन हालात के बोझ तले वो आग भी राख होती जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने सामने सबके कहा, तुम्हारे बस का नहीं है ये प्रोजेक्ट संभालना, छोड़ दो, मुझे कोई और ढूंढना होगा जो इससे निपट सके। बस यही वो लम्हा था जब आरव की आत्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कब तक भागता रहेगा, कब तक खुद को छोटा समझेगा, आज नहीं तो कब। उसने सिर उठाकर कहा, तारांकन, मैं करूंगा ये काम, और करके दिखाऊंगा। बॉस हंस पड़ा, तुमसे, चलो देख लेते हैं। अब आरव के पास खोने को कुछ नहीं था, बस जीतने का जुनून था। दिन रात एक कर दिए, दोस्ती, मोबाइल, आराम, सब त्याग दिया। जिस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े फेल हो गए थे, आरव ने उसे अपने खून पसीने से जिंदा कर दिया। और जब 3 महीने बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, सिर्फ उसका बॉस ही नहीं, पूरी कंपनी खड़ी होकर ताली बजा रही थी। बॉस के चेहरे पर हंसी गायब थी, और आरव के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो हार को हराने के बाद आती है। याद रखो, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब चुनौती ही दरवाजा खोलती है। कभी कभी जब कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो वहीं से असली कहानी शुरू होती है। भाग 4। क्या आपने कभी किसी को सुधरते देखा है सिर्फ इसलिए कि उसे डांट पड़ी? या कभी किसी को इसलिए बेहतरीन बनते देखा है क्योंकि उसे सम्मान दिया गया? नेतृत्व का असली मतलब क्या है? लोगों को बदल देना नहीं, बल्कि उन्हें वो बनने में मदद करना जो वो बन सकते हैं। आज हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का वो हिस्सा जानने जा रहे हैं जो आपको सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बल्कि बेहतर नेता बना देगा, अपने परिवार का, अपनी कंपनी का, अपने जीवन का। इस भाग में 9 चैप्टर हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। क्या आपको कभी किसी ने बीच रास्ते में रोककर कहा है तुम गलती कर रहे हो? कैसा लगा था आपको? कहते हैं ना, इंसान में सुधार करना आसान है अगर हम उसे पहले ये महसूस कराएं कि वो पहले से ही अच्छा है। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि गलतियों पर सीधे उंगली उठाने से पहले तारीफ से शुरुआत करो। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार की बात है, मेरे दोस्त अमित कॉलेज में बहुत अच्छा लड़का था। एक दिन उसका प्रोफेसर उससे बोला, अमित, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस शानदार है। अमित शर्मा गया, मुस्कुराया। फिर वही प्रोफेसर बोला, बस एक बात है, अगर तुम अपने असाइनमेंट्स पर थोड़ा ध्यान दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अमित ने क्या किया? अमित ने उस दिन के बाद कॉलेज में कभी असाइनमेंट लेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आलोचना सुनने से पहले तारीफ सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है। इमेजिन करो, कोई आपको सीधा बोले तुम निकम्मे हो। अब सोचो, वही बात कोई कहे तुम इतने टैलेंटेड हो, अगर इस एक चीज़ पर थोड़ा ध्यान दे दो तो तुम सबसे आगे होगे। कौन सा तरीका अच्छा लगेगा? 1896 में विलियम मैकिनले अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें भाषण में एक कठिन बात कहनी थी, तो उन्होंने शुरुआत की एक मीठी तारीफ से। पहले विरोधियों की अच्छाई गिनाई, फिर धीरे से अपनी बात रखी। क्या हुआ? लोगों ने तालियां बजाईं। अब सोचो, आप अपने बेटे से नाराज होते हो, क्या आप उसकी तारीफ करते हो या सीधे डांटते हो? अगली बार तारीफ से शुरुआत करना। इंसान आलोचना से नहीं सुधरता, इंसान सराहना से सुधरता है। अभी अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी को कॉल करो और उसकी किसी अच्छाई की सच्चे दिल से तारीफ करो।
फिर बताओ, क्या उसने आपकी बात ज़्यादा खुशी से मानी? याद रखो, गलतियों पर उंगली मत उठाओ, तारीफ की रोशनी में सच दिखाओ। तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे और बदलेंगे। चैप्टर 2 कल्पना करो, आप अपने जीवन में किसी अपने प्रियजन से कुछ कहना चाहते हो, कोई गलती है जो बार बार वो कर रहा है। मगर क्या होगा अगर आप सीधे जाकर उसे कह दोगे, तुम हमेशा ये गलत करते हो? क्या होगा? सामने वाला या तो बचाव में आ जाएगा, या फिर नाराज हो जाएगा, या फिर शर्मिंदा होकर आपसे दूरी बना लेगा। यही तो होता है हर जगह, घर में, ऑफिस में, रिश्तों में, दोस्तों में। लेकिन डेल कार्नेगी यहाँ पर हमें इंसान की आत्मा की गहराई को छूने वाला तरीका सिखा रहे हैं। वो कहते हैं, लोगों की गलतियों पर परोक्ष रूप से ध्यान दिलाओ। मतलब, सीधा हमला मत करो, बल्कि ऐसे बोलो कि सामने वाला खुद ही अपनी गलती समझ जाए और उसे ये भी लगे कि इस सुधार का श्रेय उसे ही मिल रहा है। एक कहानी जो आपकी आत्मा छू जाएगी। इस किताब में चार्ल्स श्वाब का किस्सा दिया गया है। एक बार उन्होंने देखा कि उनकी फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम के बीच में धूम्रपान कर रहे थे। अब सोचो, अगर वो जाकर चिल्ला देते, तुम लोग नियम तोड़ रहे हो, शर्म करो, तो क्या होता? वो मजदूर चिढ़ जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो चुपचाप गए और उस जगह पर एक नोट लगा दिया। क्या आप जानते हैं कि यहाँ धूम्रपान करना मना है? बस इतनी सी बात ने कमाल कर दिया। लोग खुद ही समझ गए, खुद ही शर्मिंदा हुए और खुद ही सुधर गए। ये है अहंकार को बचाकर सुधार करने की कला। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अहंकार। अगर आप किसी की गलती को उसके चेहरे पर मारोगे तो वो कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम सबको अपने आप पर गर्व होता है। लेकिन अगर आप उसे इज्जत देते हुए, प्यार से, परोक्ष रूप से उस गलती का एहसास दिलाओगे, तो वही इंसान आपके लिए जान भी दे सकता है। इसे एक उदाहरण से समाहते हैं। क्या आपने कभी अपने छोटे भाई या बहन को कोई गलती करते देखा है? अगर आप डांटोगे, वो कहेगा, भैया आप तो हमेशा मुझे गलत समझते हो। लेकिन अगर आप कहोगे, तू तो वैसे बहुत समझदार है, मुझे पता है तू चाहे तो इससे और बेहतर कर सकता है, तो सोचो क्या होगा? सामने वाला मुस्कुरा कर कहेगा, ठीक है भैया, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। यही तो जादू है परोक्ष आलोचना का। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातें दिल से मानें, अगर आप चाहते हो कि आपकी बातें लोगों को भीतर तक छू जाएं, तो इस सिद्धांत को अपनाओ। लोगों की गलतियों पर परोक्ष रूप से ध्यान दिलाओ। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, ये रिश्तों को बचाने और मजबूत बनाने की सच्ची कला है। चैप्टर 3 क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी को सुधारना चाहते थे, लेकिन वो आपकी बात को सुनने के बजाय नाराज हो गया? कभी सोचा क्यों? क्योंकि इंसान के लिए अपनी गलतियों को सुनना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी की भी गलती सुधार सकते हैं, बिना उसे छोटा महसूस कराए, बिना उसे नाराज किए, बल्कि इस तरह कि वो खुद आगे बढ़कर अपनी गलती माने। आइए इस एक उदाहरण से समझते हैं। साल 1920 की बात है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन प्लांट था जहां रोज हजारों मशीनें चलती थीं। एक बार प्लांट में एक बहुत बड़ी गलती हुई। एक कर्मचारी ने मशीन को गलत तरीके से ऑपरेट कर दिया, जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। बॉस आया, गुस्से में लाल। सबको लग रहा था कि आज तो उस कर्मचारी की नौकरी गई। लेकिन बॉस ने गहरी सांस ली और कहा, याद है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने भी ऐसी ही गलती की थी। बल्कि मेरी गलती की वजह से हमारी कंपनी को इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ था। पूरा माहौल बदल गया। कर्मचारी का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने कहा, सर, आपने मेरी इज्जत रख ली। अब मैं अपनी जान लगा दूंगा कि ऐसी गलती कभी ना हो। ये है असली लीडरशिप। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद की गलती स्वीकार करना। सोचिए, आप किसी दोस्त को सुधार रहे हैं। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा था, लेकिन जैसे ही आपने अपनी गलती का उदाहरण दिया, उसके चेहरे पर नरमी आ गई। वो धीरे से मुस्कुराया, सिर हिलाया और कहा, भाई, तू सही कह रहा है। यही ताकत है अपने दोष स्वीकार करने की। चैप्टर 4 सोचिए, जब कोई आपको सीधे सीधे कहता है, ये करो, वो मत करो, क्या होता है उस पल आपके मन में? गुस्सा, विद्रोह या फिर एक हल्की सी नाराजगी? क्यों? क्योंकि किसी को भी आदेश लेना पसंद नहीं होता। यह इंसान की फितरत है। इंसान आज़ाद पैदा हुआ है। आदेश सुनना उसे गुलामी जैसा लगता है। लेकिन यही जगह है जहां असली समझदार इंसान दूसरों से अलग दिखता है। वो आदेश नहीं देता, वो सवाल करता है। आज मैं आपको एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तरीका बताऊंगा जो आपके रिश्ते बदल सकता है, आपकी कम्युनिकेशन बदल सकती है और आपकी लीडरशिप को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। जब आप किसी को आदेश देते हैं तो उसका दिमाग तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। वो सोचता है, क्यों करूं मैं? कौन होते हो तुम मुझे कहने वाले? इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस तब आती है जब उसे लगे कि उसकी आज़ादी छिन रही है। लेकिन जैसे ही आप आदेश को सवाल में बदल देते हैं तो उसके दिमाग में ओनरशिप आ जाती है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। राहुल एक टीम लीडर था। वो हमेशा अपनी टीम पर आदेश चलाता, ये करो, वो करो,
टीम डिमोटिवेटेड थी, डेडलाइंस मिस होती थीं। फिर राहुल ने एक दिन अपनी अप्रोच बदली, उसने आदेश देना छोड़कर सवाल पूछने शुरू किए। तुम्हारे हिसाब से इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़रूरी कदम क्या है? अगर ये काम टाइम पर हो जाए तो तुम्हारी टीम को क्या फ़ायदा मिलेगा? परिणाम, सारी टीम ने ओनरशिप लेनी शुरू कर दी। टारगेट पहले से आधे समय में पूरे होने लगे। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको किसी से काम निकलवाना है, आदेश मत दीजिए, सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल आदेश से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके बताइए आप किस रिश्ते में सबसे पहले ये तरीका अपनाने वाले हैं। चैप्टर 5। क्या आपने कभी किसी को सबके सामने शर्मिंदा होते देखा है? उसकी आंखों में वो टूटता हुआ आत्मसम्मान देखा है? क्या आपको पता है, लोग अपनी जान भले ही गंवा दें, लेकिन अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहते। आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रिंसिपल की जो आपकी जुबान को तोलना सिखाएगा और आपको लोगों के दिलों में बसा देगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें तो कभी उनकी इज्जत न छीनें। उनकी गलतियां सबके सामने उजागर मत करो, उनकी इज्जत बचाकर रखो ताकि वो आपके कहे पर अमल करें। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान के लिए उसकी खुद की इज्जत दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है। अगर आप उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाएंगे तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, चाहे आप कितना भी सही क्यों ना हो। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है अजहर की। अजहर एक बहुत ही टैलेंटेड सेल्समैन था, लेकिन एक दिन उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे पूरी टीम के सामने शर्मिंदा कर दिया। उसके बॉस ने मीटिंग में सबके सामने उसे डांट दिया, तुमसे इतनी छोटी सी चीज़ भी नहीं संभलती। पूरी टीम हंस रही थी, लेकिन अजहर की आंखों में आंसू थे। उस दिन के बाद अजहर ने उस कंपनी से दिल से काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी इज्जत सबके सामने गिरा दी गई थी। अब दूसरी तरफ सुनिए एक और कहानी। राहुल एक और कंपनी में मैनेजर था। जब उसके जूनियर सिद्धार्थ ने बड़ी गलती कर दी तो राहुल ने अकेले में उसे बुलाया। देख सिद्धार्थ, ये गलती बड़ी थी, लेकिन मैं जानता हूँ तुझ में दम है इसे सुधारने का। चल बैठते हैं और इसे कैसे सुधारें वो सोचते हैं। पर हाँ, अगली बार ज़रा सावधान रहना, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने अगले ही हफ्ते वो प्रोजेक्ट इस तरह संभाला कि पूरी कंपनी उसकी वाहवाही कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी इज्जत बचाई गई थी, और इंसान वही करता है जिससे उसे इज्जत मिलती है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी को सुधारने का मौका मिले, उसकी इज्जत बचाकर उसे बेहतर इंसान बनाइए। चैप्टर 6। सोचिए, अगर किसी ने कभी आपकी कोई छोटी सी बात के लिए आपको सच्चे दिल से सराहा हो, जैसे आपकी मुस्कान, आपके काम करने का तरीका या सिर्फ आपके बोलने के अंदाज की तारीफ कर दी हो, तो याद करिए, उस एक तारीफ ने उस दिन आपका मूड कैसे बदल दिया था। बस वही जादू आप भी कर सकते हैं दूसरों के लिए। छोटी छोटी तारीफें, साधारण बातें लगती हैं, लेकिन यहीं से रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा बनता है और जिंदगी बदलती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मुंबई की लोकल ट्रेन में हर रोज सफ़र करने वाले एक इंसान की कहानी। वो इंसान रोज एक बूढ़े टिकट चेकर से मिलता था। एक दिन उसने बस इतना कहा, अंकल, आप इतनी उम्र में भी इतनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। सच में आपसे सीखने लायक है। बस इतनी सी तारीफ। अगले दिन वही बूढ़ा टीसी मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, इतने सालों में किसी ने पहली बार मेरे काम की तारीफ की। तुझे पता नहीं, इस एक बात ने मेरी सारी थकान मिटा दी। देखा आपने, एक छोटी सी तारीफ किसी के अंदर कितनी बड़ी आग जगा सकती है। चैप्टर 7। अगर आप किसी को बार बार कहेंगे, तू तो हमेशा लेट रहता है, तो वो सच में लेट आने लगेगा। लेकिन अगर आप कहें, मुझे आप पर भरोसा है, आप तो हमेशा टाइम पर रहते हो, तो वही इंसान वक्त का पाबंद बनने की कोशिश करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसान अपने नाम, अपनी प्रतिष्ठा के मुताबिक जीना चाहता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, दूसरे इंसान को एक प्रतिष्ठा दो जिसके अनुरूप वो व्यवहार करे। मतलब, किसी व्यक्ति को उसकी बेहतर छवि दिखाओ। उसे ऐसा महसूस कराओ कि वह ईमानदार, समझदार, समय के पाबंद, दिमागदार या काबिल इंसान है। जब आप किसी को ये मुकाम दे देते हैं तो वो उस मुकाम पर खुद को साबित करने की कोशिश करता है। मान लीजिए, एक स्कूल का बच्चा था जो हमेशा गड़बड़ करता था। मास्टर साहब रोज डांटते थे, तू तो निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। एक दिन नया टीचर आया। उसने कहा, तुम बहुत होशियार लड़के हो, तुम्हें तो बस अपनी असली ताकत पहचाननी है। मैं जानता हूं कि अगली बार तुम सबसे अच्छा काम करोगे। क्या हुआ? वो बच्चा सच में बदल गया, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उसे वो इज्जत, वो प्रतिष्ठा दी जिसके लायक वो खुद को समझने लगा। अब बताइए, क्या आपने कभी किसी को अच्छा कहकर उसकी ज़िंदगी बदल दी? या कभी किसी ने आपकी तारीफ करके आपको बदल दिया? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली बार किसी को प्रतिष्ठा देना मत भूलिए, क्योंकि लोग वही बन जाते हैं जैसा आप उन्हें समझते हैं। चैप्टर 8। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी की गलती सुधारते समय उसे डांटेंगे नहीं, बल्कि ऐसा महसूस कराएंगे कि ये गलती तो बहुत आसानी से सुधर सकती है, तो आप उस इंसान की ज़िंदगी ही बदल सकते हैं।
आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके रिश्तों का तरीका ही बदल देगी। एक बार की बात है, एक स्कूल में एक बच्चा था, नाम था राहुल। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मैथ्स में कमजोर। एक दिन मैथ्स की क्लास में उसने एक आसान सा सवाल भी गलत कर दिया। पूरे क्लास ने हंसी उड़ाई। टीचर ने देखा। अब सोचिए, अगर टीचर उसी वक्त डांट देता, तुमसे ये भी नहीं होता, तो राहुल का आत्मविश्वास वहीं मर जाता। लेकिन उस टीचर ने क्या किया? वो मुस्कुराया और कहा, अरे वाह राहुल, तुम्हारा तरीका तो बिल्कुल नया है। चलो इसे मिलकर थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। ये सवाल बड़ा मजेदार है, बस यहाँ एक छोटी सी गलती रह गई है और उसे ठीक करना तो खेल है हमारे लिए। चलो करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा, अरे ये तो आसान है, मैं कर सकता हूँ। उस दिन से राहुल ने कभी मैथ्स से डर नहीं खाया। बाद में वही लड़का स्कूल का टॉपर बना। याद रखो, जब आप किसी की गलती पर उसे नीचा दिखाते हो तो आप उसकी ताकत छीन लेते हो। लेकिन जब आप उसे भरोसा देते हो कि गलती तो हर किसी से होती है और इसे ठीक करना आसान है, तो आप उसकी ताकत लौटा देते हो। लोग उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो मुश्किल वक्त में उनका हाथ पकड़ें। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें? तो गलती पर सहारा दीजिए, सजा नहीं। चैप्टर 9। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? वो जो लोगों से वो भी काम करवा लेता है जो लोग करने को तैयार ही नहीं होते। वो कैसे करता है? क्या डराकर, मजबूर कर? नहीं, उसके पास एक रहस्य है जो आज मैं आपको बताने आया हूँ। एक ऐसा तरीका जिससे आप किसी से भी काम करवा सकते हैं और सामने वाला आपको दिल से धन्यवाद देगा। और वो तरीका है, इंसान को खुद के बारे में अच्छा महसूस कराओ। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पापा के ऑफिस में गया। उसने देखा, उसके पापा का बॉस हर किसी पर गुस्सा करता रहता था। सब उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन नफरत भी करते थे। लेकिन एक दिन ऑफिस में नया मैनेजर आया। वो जब भी किसी से काम करवाता, सबसे पहले कहता, मैं जानता हूँ ये काम आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। और यकीन मानिए, वही लोग जो पहले टाल मटोल करते थे, अब अपने आप उस काम में जान लगा देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन लोगों को महसूस कराया कि वो खास हैं। हर इंसान के अंदर रिकॉग्निशन की भूख होती है। उसे अच्छा महसूस कराओ और वो आपके लिए पहाड़ भी उठा लेगा। सोचो, जब आप किसी से काम करवाओ और वो खुशी खुशी मुस्कुरा कर कहे, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितना सुखद अनुभव होगा ना? आज से एक वादा करिए, अब आप कभी भी किसी से काम निकलवाते समय उसे छोटा महसूस नहीं कराओगे, बल्कि उसे हीरो बनाओगे। और देखना, दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं लोगों को अच्छा महसूस कराऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।